नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नाग ज्योति पार्ट 2। अगले दिन सुबह जब सूर्य की किरणें विक्रम के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद टूट गई। अरे, सवेरा हो गया, मुझे तो भोर होते ही उठकर अपने सफ़र पर चल देना चाहिए था। तभी गरुड़ विक्रम के पास आया। हम तुम्हारे आभारी हैं मित्र, तुमने हमारे बच्चों को सर्प का आहार बनने से बचाया है, इसलिए इस पेड़ की जड़ों में गड़ा अपार धन जितना तुम चाहो निकाल कर ले जाओ। धन्यवाद मित्र, मुझे धन की कोई लालसा नहीं है। तुम कौन हो मित्र, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम विक्रम है, मैं चित्रकूट गांव का वासी हूँ और अपने अंधे पिताजी के लिए नाग ज्योति लेने जा रहा हूँ। फिर विक्रम ने गरुड़ को नाग ज्योति लाने का वृत्तांत सुना दिया। सारा वृत्तांत सुनकर गरुड़ बोला, मित्र, तुमने मेरे बच्चों को सर्प से बचाकर हम पर जो उपकार किया है उसके बदले मैं तुम्हें सिंह बुर्ज देश और नाग देश पहुंचाऊंगा। अब तुम अपना घोड़ा यहीं छोड़ दो और जल्दी से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। ठीक है मित्र। और जैसे ही विक्रम गरुड़ के ऊपर सवार हुआ, गरुड़ आसमान में उड़ चला। कुछ समय पश्चात ही गरुड़ सिंह बुर्ज देश के ऊपर पहुंच गया। मित्र, यह है धबोक राक्षस का महल। इस महल पर 14 बुर्ज हैं। हर बुर्ज पर एक शेर खड़ा है और उन 14 शेरों से बचकर कोई भी मानव महल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ओह! गरुड़ धबोक राक्षस के महल की पूरी जानकारी देने लगा। तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो मित्र कि हर बुर्ज के नीचे दरवाजा है जो बाहर से बंद है, इसलिए शेरों के रहते दरवाजे से होकर महल के अंदर जाने का सवाल ही नहीं उठता। मित्र, वास्तव में धबोक राक्षस ने महल की सुरक्षा का बहुत ही कड़ा प्रबंध कर रखा है। हाँ, अब तुम बताओ दोस्त कि इस अवस्था में तुम महल के अंदर कैसे पहुंचोगे? मेरे पास एक चमत्कारी अंगूठी है मित्र, उसे मुंह में रखते ही मैं अदृश्य हो जाऊंगा। तब मुझे शेर क्या, धबोक राक्षस भी नहीं देख सकेगा। बस तुम मुझे महल के ऊपर उतार दो। ठीक है। और जैसे ही गरुड़ महल की छत पर उतरा, सभी शेर एक साथ उनकी ओर झपटे, लेकिन विक्रम ने झट से मुंह में अंगूठी रखी और गरुड़ की पीठ से कूद पड़ा। फिर, मैं सुरक्षित हूँ मित्र, तुम उड़ जाओ वरना शेरों का आहार बन जाओगे। ठीक है दोस्त, लेकिन मैं महल के ऊपर ही रहकर तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा, गरुड़ ने कहा और आकाश में उड़ गया। कुछ ही देर बाद विक्रम जीने से नीचे उतर रहा था। शायद यह जीना छत से महल के अंदर जाने का एकमात्र रास्ता है। विक्रम को जीने से उतरते हुए महल का मुख्य द्वार दिखाई दिया, जहां फर्श पर एक खूबसूरत युवती की रक्त रंजित लाश पड़ी थी। ओह, क्या उस खूबसूरत युवती को धबोक राक्षस नहीं मारा है? लेकिन अदृश्य विक्रम ने जैसे ही मुख्य हॉल में कदम रखा, वह खूबसूरत युवती जिंदा हो उठी। तुम आ गए शैतान। तुम मुझे गलत समझ रही हो लड़की, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मेरा नाम विक्रम है। विक्रम की बात सुनकर युवती आग बबूला हो उठी। अब तुम कौन सा नया मायावी जाल फैला रहे हो चांडाल राक्षस? शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है लड़की। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे सामने प्रकट होता हूँ, कहकर विक्रम ने जैसे ही अपने मुंह से अंगूठी निकाली। तो तुम कौन हो तुम? मेरा नाम विक्रम है, मैं चित्रकूट गांव का वासी हूँ। ओह! फिर विक्रम ने युवती को अपने वहां आने का कारण बताया। मैं धबोक राक्षस को खत्म कर उससे नागमणि लेने आया हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मैं अवध देश की राजकुमारी चिंतामणि हूँ। धबोक राक्षस काला जादूगर है, अवध देश से मेरा अपहरण कर मुझे यहाँ ले आया है। वह मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं उससे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूँगी। अच्छा, एक बात बताइए, जब मैं यहाँ आया तो आप इस फर्श पर मुर्दा पड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैंने इस हॉल में प्रवेश किया, आप जिंदा कैसे हो गई? यह सब धबोक राक्षस का मायावी जाल है। अगर कोई मानव इस हॉल तक पहुँच जाता है तो मैं जिंदा हो जाती हूँ। ऐसा जादू उसने मेरे मददगार को मारने के लिए फैलाया है। ओह, अब समझा। शायद वह नीच राक्षस आपको अपने पीछे काले जादू से मारकर छोड़ जाता होगा और वापस लौटकर फिर से जिंदा कर लेता होगा। हाँ, वह ऐसा ही करता है। इस वक्त धबोक राक्षस कहाँ होगा राजकुमारी जी? वह हर रोज पाताल लोक जाता है और शाम होते ही यहाँ वापस लौट आता है। अब उसके आने का वक्त हो गया है विक्रम, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम उस शैतान राक्षस के ग्रास बन जाओगे। आप मेरी फिक्र न कीजिए राजकुमारी जी, जब तक मेरे पास यह अंगूठी है तब तक धबोक राक्षस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बल्कि यह समझिए
कि मैं उसका काल बनकर यहाँ आया हूँ। उसे खत्म कर मैं न केवल नागमणि हासिल करूँगा बल्कि आपको भी उसकी कैद से छुड़ाकर ले जाऊँगा। भगवान ही जाने हमारी क्या दुर्गति होगी। भगवान जो करेगा ठीक ही करेगा राजकुमारी जी। एकाएक ही राजकुमारी को कुछ याद आया तो वह चौंक उठी। तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे विक्रम? यहाँ तक तो कोई परिंदा भी नहीं पहुँच सकता है। क्या महल की छत पर हर बुर्ज पर खड़े उन 14 शेरों ने भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोका, जो वास्तव में धबोक के 14 गुलाम राक्षस हैं? मैं अपनी इस चमत्कारी अंगूठी के कारण ही उन 14 शेरों से बच सका हूँ। ओह! फिर विक्रम ने कुछ सोचते हुए राजकुमारी से पूछा, क्या आप धबोक राक्षस और उसके 14 गुलाम राक्षसों की मौत का कोई उपाय जानती हैं राजकुमारी जी? मेरे कहने का मतलब है कि उन दरिंदों को कैसे मारा जा सकता है। नहीं, मुझे नहीं पता। खैर, मैं शीघ्र ही उनकी मौत का पता लगा लूंगा। तभी अचानक जोर की आंधी चलने लगी, जिससे महल की दीवारें तक हिलने लगी। अरे, यह अचानक आंधी कैसे चलने लगी राजकुमारी जी? यह आंधी नहीं बल्कि पाताल लोक से धबोक राक्षस के आने की निशानी है। तुम जल्दी से इस कमरे से निकल जाओ विक्रम, वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी। हम दोनों ही धबोक के हाथों बेमौत मारे जाएंगे। तो ठीक है राजकुमारी जी, मैं चलता हूँ। लेकिन अभी विक्रम ने मुख्य कमरे से बाहर निकलकर जीने की एक सीढ़ी पर कदम रखा ही था। आह! ओह! राजकुमारी जी फिर से मुर्दा हो गई। अब तो इन्हें धबोक राक्षस ही जिंदा करेगा। मुझे अदृश्य होकर धबोक राक्षस की तमाम गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। हो सकता है उसके द्वारा ही मुझे उसकी मौत का रहस्य मालूम हो जाए। फिर विक्रम ने अंगूठी मुंह में रखी और अदृश्य हो महल की छत पर जा पहुंचा। तभी आए, वह क्या आ रहा है? ओह, कहीं वह धबोक राक्षस ही तो नहीं? सचमुच वह धबोक राक्षस ही था। शीघ्र ही धबोक राक्षस महल की छत पर आकर उतरा। मुझे यह मानव गंध कहाँ से आ रही है? क्या मेरी अनुपस्थिति में यहाँ कोई मानव आया था? यह गंध राजकुमारी के शरीर की भी नहीं है, लेकिन भला यहाँ तक कोई मानव कैसे पहुँच सकता है? मुझे अपने किसी गुलाम से पूछना चाहिए। उसने एक मंत्र का जाप किया तो उसकी हथेली से आग का फव्वारा निकलकर निकट खड़े एक शेर के ऊपर पड़ा। भवते में छा। अगले ही पल वह शेर एक राक्षस के रूप में बदल गया। गुलाम के लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? क्या मेरी गैर हाजिरी में यहाँ कोई मानव आया था? गरुड़ पर सवार एक नौजवान आया था गुरुदेव। हम सभी उसे गरुड़ सहित चीर फाड़ कर खा जाते, लेकिन उससे पहले ही गरुड़ उड़ गया और वह नौजवान अचानक ही न जाने कहाँ गायब हो गया। सुनकर धबोक राक्षस आग बबूला हो उठा। वह नौजवान इस समय हमारे महल में ही है मूर्ख। यह कैसे हो सकता है गुरुदेव? अगर यहाँ वह नौजवान नहीं है तो मानव गंध कहाँ से आ रही है? मानव गंध तो मुझे भी आ रही है गुरुदेव, लेकिन यह गंध राजकुमारी की भी तो हो सकती है। हम राजकुमारी की गंध को अच्छी तरह पहचानते हैं। यह मानव गंध राजकुमारी के शरीर की नहीं है। चलो, हम राजकुमारी के पास चलते हैं। अगर वह जिंदा हुई तो समझ लेना यहाँ जरूर कोई मानव मौजूद है। चलिए गुरुदेव, मुझे धबोक और उसके गुलाम का पीछा करना चाहिए। धबोक राक्षस अपने गुलाम के साथ महल के मुख्य कमरे में पहुंचा। आए, राजकुमारी तो मुर्दा है, फिर ये मानव गंध कहाँ से आ रही है? यह सिर्फ आपका भ्रम है गुरुदेव। हो सकता है। धबोक ने आंखें बंद कर एक मंत्र का जाप किया तो राजकुमारी जिंदा हो उठी। तुम आ गए दरिंदे। इस दुष्ट जादूगर राक्षस को मारकर इससे नागमणि हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। अपने होने वाले पति को अपशब्द बोलना बुरी बात होती है। मेरी होने वाली रानी चिंतामणि। खामोश दुष्ट, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत ले। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगी। नीच, नराधम, तुम मेरी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, इसलिए अपनी जान देने की बात भूल जाओ और यह बताओ कि यहाँ कोई मानव तो नहीं आया था? मेरे सिवा यहाँ कोई मानव नहीं है शैतान। भला जानबूझकर कौन मौत के मुंह में चला आएगा? तुम झूठ बोल रही हो राजकुमारी। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो अपने नर्क रूपी महल की तलाशी लेकर देख लो। राजकुमारी जी ठीक कह रही हैं गुरुदेव, हमें अच्छी तरह महल की तलाशी लेनी चाहिए। ठीक है, चलो। फिर धबोक और उसका गुलाम राक्षस मुख्य कमरे से बाहर निकल गए। अदृश्य विक्रम पुनः धबोक और उसके गुलाम के पीछे पीछे चल पड़ा। उन दोनों ने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें कोई मानव नहीं मिला। हमें राजकुमारी के अलावा भी किसी अन्य मानव की गंध आ रही है तमूरा, जबकि पूरे महल की तलाशी लेने के बाद भी
हमें कोई मानव नहीं मिला। यहाँ कोई मानव नहीं है गुरुदेव, हो सकता है यह आपका भ्रम मात्र हो। तभी तमूरा के दिमाग में न जाने क्या ख्याल आया कि वह बोल उठा, आप सारी दुनिया के राजा बनने की सिद्धि प्राप्त करने हर रोज पाताल लोक जाते हैं गुरुदेव। इसके साथ ही आप हमें शेर बनाकर महल की निगरानी करने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर आपको किसी ने मार दिया तो हम शेर ही बने रह जाएंगे, फिर हमारा उद्धार कैसे होगा गुरुदेव? हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती मूर्ख। सो कैसे गुरुदेव? तब धबोक राक्षस ने उसी कमरे के ताक में रखी एक नंगी तलवार उठाई। तुम हमारे खास गुलाम हो तमूरा, इसलिए हम तुम्हें अपनी मौत का रहस्य बता रहे हैं। हमारे प्राण इस तलवार के अंदर सुरक्षित हैं। जब तक कोई इस तलवार को आग में नहीं जला डाले तब तक हमारी मौत नहीं हो सकती। ओह! अदृश्य विक्रम उनकी सारी बातें सुन रहा था। तमूरा ने खुश होते हुए धबोक से पूछा, जिस तरह आपके प्राण इस तलवार में सुरक्षित हैं, उसी तरह आपने हमारे प्राण भी किसी चीज में सुरक्षित कर रखे होंगे गुरुदेव। हाँ, तुम 14 गुलामों के प्राण मेरे अंदर सुरक्षित हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम सब भी जिंदा रहोगे, लेकिन मेरी मौत के साथ ही तुम सब भी मर जाओगे। ओह! मेरे प्राणों की हिफाजत करना ही तुम 14 साथियों की जिंदगी है तमूरा। विश्वास रखें गुरुदेव, हम लोग किसी भी मानव को इस तलवार तक नहीं पहुंचने देंगे। उसके बाद धबोक और तमूरा मुख्य कमरे में राजकुमारी के पास लौट आए। अदृश्य विक्रम भी उनके पीछे पीछे सीढ़ियों तक चला आया। धबोक ने राजकुमारी को चिड़िया बनाकर एक पिंजरे में बंद कर दिया। तमूरा, तुम हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। हम अपनी होने वाली रानी के लिए चुग्गा पानी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। आप मेरे साथियों को उनका असली रूप दे दीजिए गुरुदेव। हम अभी आपके लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। ठीक है, चलो। जब धबोक राक्षस और उसका चेला वहां से चले गए तो विक्रम ने अपने मुंह से अंगूठी निकाल ली। आप फिक्र न कीजिए राजकुमारी जी, मैं धबोक और उसके गुलामों की मौत का रहस्य जान गया हूँ। मैं आज रात उन सभी को खत्म कर डालूंगा। मुझे खुशी होगी विक्रम। अच्छा राजकुमारी जी, अब मैं चलकर उन राक्षसों की सुध लेता हूँ। आशा है शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी। मैं उस मुलाकात की बेसब्री से प्रतीक्षा करूंगी। और विक्रम वहां से चला गया। उधर वह 14 राक्षस जलते हुए अलाव में बकरे डाल रहे थे। और जब बकरे भुनकर तैयार हो गए तो धबोक राक्षस और उसके गुलाम राक्षस भुने हुए बकरे खाने लगे। उन्हें भोजन करने में तल्लीन देखकर विक्रम उस कमरे में पहुंचा जहां तलवार रखी थी। अब धबोक राक्षस और उसके गुलाम राक्षसों की मौत मेरे हाथ में है, लेकिन मुझे उनके सोने का इंतजार करना चाहिए ताकि इस तलवार को आसानी से उस अलाव में जला सकूं जिसमें उन्होंने बकरों को भूना है। और रात होने पर जब सब राक्षस गहरी नींद सो गए, आज मैं तुम सबको हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद सुला दूंगा शैतानों। अगले ही पल विक्रम अलाव के पास जा पहुंचा। इसी वक्त तुम सब दौड़ते हुए मेरे पास आओगे दरिंदों। और हाय, मेरा शरीर जल रहा है गुरुदेव। उफ, मेरा शरीर भी जल रहा है। वह देखिए गुरुदेव, वह नौजवान आपके प्राण जला रहा है। वे सभी राक्षस गिरते पड़ते विक्रम के करीब पहुंचे। इस तलवार को अंगारों से निकाल लो नौजवान। तुम हमसे जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे। हमारे पास बहुत धन है, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। हमें मत मारो, हम जीवन भर तुम्हारी गुलामी करेंगे। नहीं धबोक, मैं यह तलवार अंगारों से तभी निकालूंगा जब तुम नागमणि के साथ साथ राजकुमारी जी को भी उसके वास्तविक रूप में लाकर मेरे हवाले कर दोगे। ठीक है, मैं अभी दोनों को लेकर आता हूँ, कहकर धबोक नीचे की ओर दौड़ पड़ा। कुछ समय पश्चात ही धबोक राक्षस राजकुमारी चिंतामणि और नागमणि के साथ वहां पहुंचा। यह रही राजकुमारी और यह रही नागमणि। तुम नागमणि और राजकुमारी दोनों को ले जाओ, लेकिन यह तलवार मेरे हवाले कर दो नौजवान। हाँ, तुम यहाँ से जितना चाहे धन भी ले जा सकते हो, लेकिन यह तलवार हमारे गुरुदेव को सौंप दो। लेकिन विक्रम ने नागमणि धबोक राक्षस से लेने के बाद भी नंगी तलवार अलाव के दहक रहे अंगारों के बीच में रख दी। तुम सब दरिंदे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मर गए गुरुदेव। अगले ही पल वे सभी जलकर भस्म हो गए। ये सब तो मर गए विक्रम। हाँ, इन सब के प्राण धबोक राक्षस के भीतर थे और धबोक राक्षस के प्राण उस तलवार में। अतः तलवार के जलते ही धबोक के साथ साथ उसके ये गुलाम भी मर गए। आइए अब चलें। फिर विक्रम राजकुमारी को अपने साथ लेकर महल की छत पर पहुंच गया।
मैं आपको पहले अवध देश छोड़ देता हूँ राजकुमारी जी, लेकिन मजबूरी है, मुझे अभी नाग देश पहुँचना है और वहाँ से नाग ज्योति लानी है। तुम नाग ज्योति का क्या करोगे विक्रम? तब विक्रम ने राजकुमारी को अपने पिताजी के अंधे होने का सारा वृत्तांत सुना दिया। तभी महल के ऊपर गरुड़ चक्कर लगाने लगा। मित्र विक्रम, यह तुम ही हो या यह सब शैतान राक्षस का मायावी जाल है? मैं उस शैतान राक्षस और उसके गुलाम राक्षसों को खत्म कर चुका हूँ मित्र। तुम निश्चिंत होकर महल की छत पर उतर सकते हो। गरुड़ के छत पर उतरने पर विक्रम ने उसे नागमणि दिखाई। क्या यह वही नागमणि है दोस्त, जिसे नाग देवता अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं? हाँ मित्र। तो फिर जल्दी से मुझ पर सवार हो जाओ मित्र। हमें यह नागमणि नाग देवता को देकर और उनसे नाग ज्योति लेकर जल्द से जल्द अपने अपने घर पहुंचना है। लेकिन तभी पहली बार गरुड़ की नजर राजकुमारी पर पड़ी। अरे, यह लड़की कौन है मित्र? यह अवध देश की राजकुमारी चिंतामणि है मित्र। वह जादूगर राक्षस अपहरण कर इन्हें यहाँ ले आया था। मैं राजकुमारी जी को उसकी कैद से आजाद करा लाया हूँ। आप मित्र गरुड़ पर सवार हो जाइए राजकुमारी जी। हमें नाग देश पहुँचना है, जो यहाँ से 5 समुद्र पार है। ठीक है। और जब विक्रम और राजकुमारी गरुड़ पर सवार हो गए तो गरुड़ नाग देश की तरफ उड़ चला। लेकिन जैसे ही गरुड़ नाग देश की सीमा में पहुंचा, विक्रम और राजकुमारी हवा में उड़ते सर्पों को देखकर हैरान रह गए। मित्र गरुड़, यह कैसे नाग हैं जो हवा में उड़ रहे हैं? हम नाग देश की सीमा में दाखिल हो चुके हैं मित्र। इस देश के सर्प उड़ते हैं, लेकिन तुम चिंता न करो, इन सर्पों की उड़ान मुझसे तेज नहीं है। शीघ्र ही गरुड़ नाग देवता के महल के मुख्य द्वार के पास जमीन पर उतर गया। मैं अभी नाग ज्योति लेकर आता हूँ मित्र, तुम राजकुमारी जी का ख्याल रखना। ठीक है मित्र। फिर इससे पहले कि सर्प विक्रम तक पहुँच पाते, विक्रम महल में दाखिल हो उस कमरे में पहुँच गया जिसमें तेज प्रकाश फैला था। हे मेरे भगवान, यहाँ तो एक नाग ज्योति नहीं बल्कि अनेकों नाग ज्योतियाँ रखी हैं, जबकि मुझे सिर्फ एक ही नाग ज्योति चाहिए। तभी विक्रम के कानों से एक आवाज टकराई। कौन हो तुम और यहाँ कैसे और क्यों आए हो? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। विक्रम ने आश्चर्य में पड़ पहले तो इधर उधर देखा, फिर जेब से नागमणि निकालकर बड़े ही विनम्र स्वर में बोला, नाग देवता, मैं यहाँ यह नागमणि देकर नाग ज्योति लेने आया हूँ। क्योंकि फिर विक्रम ने अपने पिता के अंधेपन के बारे में नाग देवता को सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर, ओह, तो यह बात है बेटा, तुम मेरी नागमणि उस धूर्त राक्षस से लाए हो, इसलिए मैं तुम्हें नाग ज्योति अवश्य दूंगा। कहकर नाग देवता ने न जाने क्या किया कि नागमणि विक्रम के हाथ से निकलकर नाग देवता की ओर चल दी और वहां रखी असंख्य नाग ज्योतियों में से एक नाग ज्योति विक्रम की ओर बढ़ने लगी। अगले ही पल वह नाग ज्योति विक्रम के हाथ में आ गई। अच्छा नाग देवता, अब मुझे इजाजत दीजिए। कहकर विक्रम कमरे से बाहर निकला और सीधा गरुड़ के पास जा पहुंचा। मैं नाग ज्योति लाने में सफल हो गया हूँ मित्र। बहुत अच्छा मित्र, अब तुम जल्दी से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है। विक्रम गरुड़ की पीठ पर सवार हो गया तो गरुड़ पुनः आकाश में उड़ चला। सूर्य उदय होते ही गरुड़ अपने बसेरे के पास उतरा और राजकुमारी और विक्रम गरुड़ की पीठ से नीचे उतर आए। आहा, मेरा घोड़ा अभी भी यहीं घास चर रहा है मित्र। अच्छा, अब मैं अपने देश चलता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि हमेशा हमारी मुलाकात होती रहे। फिर विक्रम गरुड़ से विदा लेकर राजकुमारी के साथ घोड़े पर सवार होकर वहां से चल पड़ा। आप पहले मेरे घर चलिए राजकुमारी जी, उसके बाद मैं आपको अवध देश छोड़ दूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा विक्रम। राजकुमारी मन ही मन विक्रम से बेहद प्यार करने लगी थी, इसलिए उसने विक्रम का कहा नहीं टाला। दूसरे दिन जब विक्रम राजकुमारी के साथ अपने घर पहुंचा, आहा, तुम आ गए मेरे लाल। हाँ माँ, मैं नाग ज्योति ले आया हूँ। अरे, यह लड़की कौन है बेटे? विक्रम ने अपनी माँ को सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहा, यह अवध देश की राजकुमारी चिंतामणि है माँ। मैं इन्हें एक दुष्ट राक्षस की कैद से छुड़ा कर लाया हूँ। कल इन्हें इनके पिताजी के पास अवध देश पहुँचा दूंगा। पिताजी कहाँ हैं? वह खेत पर है बेटे। तुम राजकुमारी जी को भोजन कराओ माँ, मैं पिताजी के पास जा रहा हूँ। विक्रम नाग ज्योति लेकर अपने पिताजी के पास खेत में पहुंचा और उसने जैसे ही अजीत की आंखों को नाग ज्योति छुआई, वह खुशी से चीख पड़ा, विक्रम मेरे बच्चे, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ मेरे लाल।
आज मैं बहुत खुश हूँ पिताजी। अगले ही पल नाग ज्योति गायब हो गई। यह क्या बेटे, नाग ज्योति कहाँ चली गई? शायद वह अपने देवता के पास चली गई है पिताजी। उधर अवध नरेश भीमसेन अपनी बेटी चिंतामणि की यादों में खोए सिंहासन पर बैठे थे। न जाने उस दुष्ट राक्षस की कैद में मेरी बेटी किस हाल में होगी, न जाने वह उसके साथ क्या सलूक कर रहा होगा। तभी पिताजी, अरे चिंतामणि मेरी बेटी। हाँ पिताजी मैं, लेकिन तू उस दुष्ट राक्षस दबोक की कैद से आजाद कैसे हुई? यह सब इन्हीं की वजह से हो सका है पिताजी। इन्होंने ही उस राक्षस को मारा था, कहकर राजकुमारी ने विक्रम द्वारा राक्षस के मारे जाने की सारी बात अपने पिता को बता दी। तब राजा भीमसेन विक्रम से मुखातिब होकर बोले, तुमने हमारी बेटी का जीवन उस दुष्ट राक्षस से बचाया है नौजवान, इसलिए हम तुम्हारे आभारी हैं और घोषणा करते हैं कि अगर राजकुमारी को मंजूर हो तो हम जल्दी ही राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। मैं एक किसान का पुत्र हूँ राजन, राजकुमारी के योग्य नहीं हूँ, फिर भी आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। कुछ दिन बाद अवध नरेश ने विक्रम के माता पिता को भी वहां बुला लिया और विक्रम के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया। इस विवाह पर विक्रम अपने दोस्त राजकुमार को भी आमंत्रित करना नहीं भूला था। उसके बाद चूंकि राजा भीमसेन के अन्य कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह विक्रम का राज तिलक कर तपस्या के लिए वन को चले गए। हमारी प्रजा की हर सुख सुविधा का ख्याल रखा जाए महामंत्री जी, हमारे राज्य में कोई भी भूखे पेट न सोए। जैसी महाराज की आज्ञा। विक्रम प्रजा के लिए एक योग्य राजा साबित हुआ। कुछ दिनों में ही वह प्रजा की आंखों का तारा बन गया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।